गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपकी ऑनलाइन क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे डीएलएड के 4th सेमेस्टर के 8th पेपर को, जिसका नाम है शांति शिक्षा एवं सतत विकास। और जो हमारी यूनिट थी वो थी सहपाठी की आंतरिक संबंधों की समझ एवं आपसी संबंधों का विकास। इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी आपसी संबंधों को स्वस्थ बनाए रखने हेतु अपनाए जाने वाले जीवन मूल्यों के बारे में, जो कि बहुत जरूरी है। अब हम उसके आगे की बात करेंगे। जो आज का टॉपिक है अपना, वो है चरित्र एवं नैतिक शिक्षा। तो नैतिक विकास के माध्यम से विद्यार्थी यह सीख सकते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्यों के संदर्भों में साझे हित में क्या उचित है और क्या अनुचित है। यदि देखा जाए तो नैतिक शिक्षा का अर्थ होता है नीति संबंधित शिक्षा। विद्यार्थियों को नैतिकता, सत्य भाषण, सहनशीलता, विनम्रता सभी गुणों को प्रदान करना। यदि हम देखें तो आज हमारे भारत में सच्चरित्रता की बहुत बड़ी कमी है। सरकारी और गैर सरकारी सभी स्तरों पर लोग हमारे मनों में विष घोलने का कार्य कर रहे हैं, और इस सब का कारण है कि हमारे जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें नैतिक शिक्षा कहीं ना कहीं लुप्त हो रही है। चीजों को हम पढ़ते हुए समझते चलेंगे। आजकल बच्चे जो भी सुनते हैं उनमें से अधिकतर चीजों को समझ पाते हैं, परंतु अक्सर कथनी और करनी में जो अंतर होता है उस विरोधाभास से सामंजस्य नहीं बिठा पाते। यहां तक कि परिवार में हुआ छोटा सा विवाद भी बच्चों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। बड़ों के लगातार विवाद और माता पिता के टूटते संबंध भय और विषाद का कारण बनते हैं, जो थोड़े समय बाद किशोरावस्था में हिंसा के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अधिकतर चीजें दिखती कुछ हैं और होती कुछ हैं, जहां पर लोग सामंजस्य नहीं बिठा पाते। जैसे यदि हम नैतिक शिक्षा की बात करें, यदि स्कूलों में नैतिक शिक्षा बताई जाती है और यदि वही चीज परिवार में नहीं है, परिवार में उसके अपोजिट है, तो बच्चों पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है और कहीं ना कहीं वो तनावग्रस्त होते हैं और किशोरावस्था में वो चीज हिंसा के रूप में प्रकट होती है। अतः अकादमिक उद्देश्यों से भी माता पिता और शिक्षकों को साथ लाने की जरूरत है। अकादमिक उद्देश्य ऐसे होना चाहिए जिससे माता पिता और शिक्षक साथ आए, एक दूसरे को चीजों को समझें, बच्चों को समझें, बच्चों को जाने, उनके विचारों को जाने, उनमें नैतिक शिक्षा के बीज बोएं। इसीलिए माता पिता और शिक्षकों को साथ आने की जरूरत है। यह भी मानना है कि व्यक्तिगत नैतिकता का विकास केवल माता पिता अथवा केवल विद्यालय पर नहीं छोड़ा जा सकता। बिल्कुल सही कि नैतिकता का विकास केवल माता पिता अथवा केवल विद्यालय पर नहीं छोड़ा जा सकता। इन दोनों चीजों से नैतिकता का विकास होता है, लेकिन हम इन पर बिल्कुल उसे छोड़ नहीं सकते हैं। विभिन्न आयु समूहों के लिए नैतिक विकास अलग अलग तरह से होता है। आरंभिक वर्षों में विद्यार्थी अपने आसपास को समझने और उसके तथा अपने संबंध में चेतना के विकास में लगे रहते हैं। उनका व्यवहार सजा से बचने और पुरस्कार पाने के प्रति होता है। वे अच्छे बुरे का अंदाजा इसी से लगाते हैं कि कौन सी बात मानी गई है और कौन सी नहीं मानी गई है। इस स्तर पर वे बड़ों में जो देखते हैं उसी के अनुरूप नैतिक मूल्यों की अपनी समझ बनाते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे अनुकरण करते हैं बड़ों का, जैसा बड़े करते हैं वैसा ही बच्चे करने लगते हैं, यानी कह सकते हैं कि उनकी नकल करते हैं और वहीं से उनका विकास होता है। यदि उन्हें लगता है कि कोई हमारे घर का बड़ा कुछ कर रहा है तो वो सही होगा और उसी के अनुरूप वो लोग भी चलते जाते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी तार्किक क्षमताओं का तो विकास काफी हद तक होता है, परंतु वे इतने परिपक्व नहीं हो पाते हैं कि मान्यताओं और मानकों पर प्रश्न खड़े कर सके। दूसरों को प्रभावित करने
और स्वयं को मजबूत सिद्ध करने के क्रम में वे कानून तोड़ते हैं। जैसे हमने फर्स्ट सेमेस्टर में बात की थी, पढ़ा होगा आप लोगों ने बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में, तो किस अवस्था को संघर्ष एवं तूफान की अवस्था कहा है और किसने कहा है, ये जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये अक्सर होता है कि यदि दूसरों को प्रभावित करना है और स्वयं को मजबूत सिद्ध करना है तो कहीं ना कहीं यदि नैतिक शिक्षा का अभाव है तो इस क्रम में वे कानून तोड़ते हैं। इस चरण में नियमों, प्रतिबंधों, दायित्वों और शिष्टताओं की समीक्षा कर चिंतन को बढ़ावा देते हुए सामूहिक अच्छाई, त्याग, दया और संयम के मूल्यों के प्रति एक अंतर्दृष्टि विकसित की जा सकती है। अंतर्दृष्टि विकसित करने के लिए नैतिकता का पाठ पढ़ाना बहुत जरूरी है। उन्हें पता होना चाहिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, त्याग क्या है, दया क्या है। दूसरों के दुख को अपना दुख समझना चाहिए, यही नैतिक शिक्षा कहती है। और अंतर्दृष्टि विकसित तभी की जा सकती है, और अंतर्दृष्टि विकसित करने का एक उद्देश्य यही होता है कि बच्चे अच्छे बुरे की समझ कर सकें। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था, यही भी आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और यह बातचीत और चर्चा के द्वारा हो सकता है। ऐसे प्रयास उन्हें अपने नैतिक आचरण गढ़ने में सहायता करते हैं। यदि हम ऐसे प्रयास करते जाएंगे तो नैतिक आचरण जो है वो अपनाते जाएंगे और जिसमें हम लोग उनकी सहायता करते जाएंगे। बाद में जब उनमें अमूर्त चिंतन का पूरी तरह विकास हो जाता है तब वह तार्किक ढंग से बता पाते हैं कि नैतिक आचरण क्या होता है। जब अमूर्त चिंतन का विकास होगा तभी तार्किकता और अधिक हो जाती है और तर्कसंगत चीजों को वो लोग बताने लगते हैं। लेकिन यदि अमूर्त चिंतन नहीं होता है, मूर्त चिंतन होता है, तर्क उतना ज्यादा प्रभावी नहीं होता। तो अमूर्त चिंतन का पूरी तरह विकास जब हो जाता है तब वह तार्किक ढंग से बता पाता है कि नैतिक आचरण होता क्या है। तब उनमें नैतिक आचरण की समझ आ जाती है। यदि हम देखें तो हमारे पुराने एवं अच्छे शिक्षकों ने संस्मरणों और कहानियों के माध्यम से आध्यात्मिक शिक्षा और सामाजिक संदेश देने को सबसे अच्छा तरीका माना था। जो भी हमारे पुराने शिक्षक हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया है, उन्होंने भी कई ऐसी कहानियां, नैतिक शिक्षा की कहानियां सुनाई जिनसे बच्चों के व्यक्तित्व में या बच्चों को ऐसी शिक्षा मिली जिससे वो अच्छा आचरण प्रदर्शित करें। जैसे कहानियां बहुत सुनी, विवेकानंद जी की कहानियां सुनी, कई महापुरुषों की कहानियां सुनी, जिससे बच्चे उन्हीं जैसा आचरण करने की सोचते हैं और उन्हीं के जैसा आचरण करने लगते हैं। और यह सबसे अच्छा तरीका माना जाता था। इसके साथ ही ऐसा सार्वभौमिक सत्य है कि चाहे बच्चा कितना ही मंदबुद्धि हो, उसके पास कक्षा में बांटने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य होता है। जी हाँ, हम नहीं कह सकते कि केवल मंदबुद्धि बालक के पास कुछ ज्ञान ही नहीं है, उसकी बुद्धि मंद है। हो सकता है वो गाना अच्छा गाता हो, यदि एक चीज में वो अच्छा नहीं है दूसरी चीज में अच्छा हो। यहाँ हम व्यक्तिगत यदि भिन्नता की बात करें तो वो गलत नहीं होगी कि हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, एक दूसरे से समान नहीं है। यदि कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो हो सकता है वो दौड़ने में अच्छा ना हो। यदि कोई बच्चा गाने में अच्छा है तो हो सकता है वो गिटार ना बजा पाता हो। यदि कोई अच्छा बकता है बच्चा तो हो सकता है वो अच्छा क्रिकेटर ना हो। तो हम कह सकते हैं कि चाहे बच्चा कितना भी मंदबुद्धि हो, उसके पास कक्षा में बांटने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य होता है। अतः शिक्षकों को उसकी उस प्रतिभा और आत्मविश्वास के विकास में योग देना चाहिए। अधिकतर देखा जाता है कि कुछ अपवाद होते हैं ऐसे लोग जो मंदबुद्धि बालकों की प्रतिभाओं को दबाते हैं। अरे ये तो मंदबुद्धि है, ये क्या जाने, इसको क्या पता। जैसे बहुत बार होता है, यदि बड़े लोग बात करते हैं और बच्चे बोलते हैं तो उन्हें दबा दिए, अरे तुम कुछ नहीं जानते, ये बड़ों की बात है, बड़ों का मैटर है। लेकिन कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि बच्चों की बात भी बड़ों के लिए बहुत ही लाभकारी कभी कभी हो जाती है।
तो किसी को दबाना नहीं चाहिए। दबाना इन द सेंस कि उसकी प्रतिभा को निखारना चाहिए और उसके आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए। यदि हम उसके आत्मविश्वास को नहीं बढ़ाएंगे, उसकी प्रतिभा को नहीं बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो दबी रह जाएगी और फिर वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। नकारात्मकता का भाव क्योंकि उसमें उत्पन्न हो जाएगा, और यह एक अच्छे शिक्षक की गुण नहीं है, अच्छे शिक्षक का गुण नहीं है। अच्छे शिक्षक का गुण है, चाहे बालक कुछ भी हो, आपको उसको ऊंचाइयों तक ले जाना है और सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना है, नैतिक शिक्षा का विकास करना है और सच्चरित्र का विकास करना है। नैतिक शिक्षा और आचरण व्यक्तिगत, सामाजिक, सामुदायिक और वैश्विक आयामों से जोड़कर सिखाए जा सकते हैं। मूल्यों की शिक्षा का मतलब हमेशा से वांछनीय व्यवहार को प्रेरित करना रहा है। मूल्यों के बारे में हमने पहले पढ़ा था, मूल्य होते क्या हैं, और यहां भी वही चीज है कि मूल्यों की शिक्षा का मतलब हमेशा से वांछनीय व्यवहार को प्रेरित करना है। यदि हम चरित्र का विकास करेंगे, नैतिक का विकास करेंगे, नैतिकता का विकास करेंगे, बच्चों में उसका समावेश करेंगे, तो जरूरी है आपसी संबंधों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे आपसी संबंध मजबूत होंगे और आपसी संबंधों का विकास होगा। आई होप आपको चरित्र और नैतिक शिक्षा का चैप्टर अच्छा लगा होगा, और इससे पहले की वीडियोस आप लोग जरूर देख लें, क्योंकि उसमें भी इसी यूनिट के बारे में बात की गई है। इस चीज को अच्छे से पढ़ लें, एक बार अच्छे से देख लें इस वीडियोस को, जिससे आपको आगे आने वाले टेस्ट में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।